गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। हम आज राजस्थान की जो जलवायु है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो जलवायु किसी भी क्षेत्र की, वहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको निर्धारित करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण कारक होती है। जलवायु और मौसम दो ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जलवायु और मौसम दोनों को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो काफ़ी समरूप हैं, समानता रखते हैं, या ये कहें कि एक ही प्रकार के कारकों के द्वारा जलवायु और मौसम को निर्धारित किया जाता है। जब हम जलवायु या मौसम को निर्धारित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो उसमें किसी भी क्षेत्र के तापमान, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ का जो वायु दाब है, वो सब चीज़ें, या पवनों की जो दिशा है, उसके बाद वहाँ के जो उच्चावच, समुद्र तल से दूरी, वो सब चीज़ें किसी भी क्षेत्र के मौसम और जलवायु दोनों को निर्धारित करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है, तो जैसा कि हम शाब्दिक उसमें भी या हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी हम इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आज मौसम अच्छा है, या अगले दिन का मौसम अच्छा है, या हम ये कहें कि सुबह का मौसम ऐसा होगा कि जिसमें तापमान कम रहेगा या बारिश ज़्यादा होगी। तो कहीं न कहीं यहाँ हम एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करते हैं, कम समय अवधि की बात करते हैं। तो जब इन कारकों का अध्ययन, चाहे वो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, जब अल्प अवधि के लिए, एक दिन के लिए, एक पखवाड़े के लिए, एक सप्ताह के लिए करते हैं, तो उसको हम मौसम की श्रेणी के अंदर रखते हैं। लेकिन जब ये जो मौसमी, ये जो मतलब ये जो कारक हैं जो एक मौसम को अल्पकालीन अवधि के लिए निर्धारित करते हैं, और इनका हम जब दीर्घकाल में इनका औसत निकालते हैं और उसके आधार पर किसी क्षेत्र की तापमान, आर्द्रता को सुनिश्चित किया जा सके, तो उस लंबी अवधि को, जो लंबी अवधि जब लगभग 30 वर्ष का जब हम अध्ययन करते हैं, कुछ किताबों में 30 से 50 वर्ष का भी दिया जाता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो एक लंबी समय अवधि, 30 वर्ष या 30 से अधिक वर्ष का, जब इन कारकों का या किसी भी क्षेत्र के मौसम का औसत जब निकाला जाता है, तो उसको हम जलवायु के रूप में परिभाषित करते हैं। तो सरल शब्दों में हम कहें तो अल्प समय के लिए वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब के कारकों को जब हम निर्धारित करते हैं तो उसको हम मौसम की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जब इन्हीं कारकों का एक दीर्घकाल, लगभग 30 या 30 से अधिक वर्षों के आधार पर जब औसत निकाला जाता है, तो उसको जलवायु के अंतर्गत शामिल करते हैं। यही कारण है कि हम ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर या पश्चिमी राजस्थान की जो जलवायु होती है वो शुष्क प्रकार की है। तो वहाँ ये जो शुष्कता के जो लक्षण हैं, जहाँ तापमान अधिक होना, वर्षा का कम होना, जिसके कारण वहाँ आर्द्रता या नमी का कम होना, तो ये एक लंबे समय से प्रक्रिया बनी हुई है। या एक तरह से कहें कि इस तरह के जो कारक हैं वहाँ उन्होंने एक लंबे समय के बाद स्थायित्व प्राप्त कर लिया है, तो उस क्षेत्र को हम जलवायु के अंदर निर्धारित करते हैं। जब हम राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं तो राजस्थान, जैसे कि हम कहते क्या कि जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का जो विस्तार है वो भारत में सबसे बड़ा है। साथ ही अक्षांश और देशांतर जो विस्तार है वो काफ़ी अधिक है। तो यहाँ जो जलवायु है उसके अंदर वेरिएशन पूरे क्षेत्र के अंदर काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तो इसके कारण हम जब ऑल ओवर राजस्थान की बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु के द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि वर्षा के आधार पर कृषि के ऊपर जो अन्य जो गतिविधियाँ जो होती हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु को उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ जैसे मैंने कहा, किसी भूभाग की लंबे समय अवधि लगभग 30 वर्ष, लेकिन इससे अधिक अवधि का जब हम औसत निकालते हैं तो उसको हम जलवायु कहते हैं। तो कारक जो निर्धारित करते हैं उसमें तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायुदाब है, पवन है। यहाँ दूसरी स्लाइड में भी हमने ये बताया कि अक्षांश की स्थिति, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई,
वायु राशियाँ, जल थल का जो क्षेत्र है उसको वहाँ पाए जाने वाले जो उच्चावच हैं, वहाँ पर्वत या पठार या मैदानी यानी समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर जो उनकी वायदा पेटियों की जो स्थितियाँ हैं, वो सब जो कारक है किसी भी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ कुछ फैक्टर्स हमने लिए हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि उनका जो जलवायु है वो किस तरह की हमें देखने को मिलती है। जब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने अक्षांशीय स्थिति की बात की। तो अक्षांशीय स्थिति की जब हम बात करते हैं तो हमने आपसे पूर्व में भी कहा था कि जो राजस्थान की जो स्थिति है वो कर्क रेखा के उत्तर में होती है, यानी कर्क रेखा राजस्थान पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो ज़िले हैं वहाँ से गुजरती है। तो उसके जो शेष ऊपर वाला जो भाग है वो पूरी तरह कर्क रेखा के ऊपर आता है। एक तरह से देखा जाए तो वो एक उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन पूरे भारत की जलवायु की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हिमालय की उपस्थिति के कारण यह एक विशिष्ट प्रकार की या कहें यहाँ पे उष्ण प्रकार की जो जलवायु है उसका प्रभाव ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जब हम अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो इसको समझाने के लिए कोशिश करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो जो कर्क रेखा जो है राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जो जिले हैं वहां से होकर गुजरती है, यानी ये जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में सारा जो भाग है वो हमें देखने को मिलता है। और हमारा जो अक्षांश जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक हमें यहाँ जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमारे इसका जो अक्षांश जो विस्तार है, और हम ये कहते हैं कि जो तापमान है वो जब हम विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं, सपोज अगर ये 0 डिग्री इसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, इसको उत्तर की तरफ हम जाएं तो जो तापमान जो होता है, जो टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है। लेकिन ये एक जनरल कारक है जिसके कारण हम ये कहें कि लेकिन राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ हम जाएं तो तापमान जो होता है वो कम होता जाता है। और साथ ही अन्य जो कारक हैं उनको हम बाद में यहीं पे अध्ययन करेंगे। तो अक्षांशीय स्थिति की जब हम बात करते हैं तो कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण यहाँ जो टेम्परेचर है शेष भारत जो है जो कर्क रेखा की दक्षिण की स्थिति जो रखते हैं वहाँ की तुलना में यहाँ पर टेम्परेचर जो है कम देखने को मिलता है। लेकिन भारत की जब जलवायु पर बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत श्रेणी की स्थिति है और वो उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसको रोकने का काम करता है। तो वो हमारी पूरे भारत की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने में अलग अलग भूमिका निभाता है। भले ही वो कर्क रेखा जो है उसके उत्तर में उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। यहाँ मैप में हमें कुछ चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन हम अक्षांश की जो स्थिति है किसी भी क्षेत्र के तापमान को किस तरह से प्रभावित करती है उसको हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो कारक है कि समुद्र से जो दूरी है उसका जो प्रभाव किसी भी क्षेत्र में जब देखने को मिलता है, यानी वह क्षेत्र जो स्थलीय स्थिति रखता है या उसका जो समुद्र से दूरी ज़्यादा होने के कारण उसका जो समुद्रिक तटवर्ती जो क्षेत्र या जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलता। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की समुद्र तल से जो दूरी है वो लगभग 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर के लगभग है। और यहाँ सामुद्रिक जो प्रभाव है, जलवायु जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे क्षेत्र जो समुद्र से दूर की स्थिति रखते हैं, जिनकी स्थिति आंतरिक होती है, वहाँ की जलवायु के ऊपर महाद्वीपीयता का प्रभाव, कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि वहाँ दिन और जो रात के जो टेम्परेचर है उसके अंदर काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो राजस्थान में भी ये स्थिति देखने को मिलता है कि यार दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात का टेम्परेचर जो होता है बहुत कम हो जाता है। और समुद्र से दूरी होने के कारण वो जो कारक जो समुद्री जो पानी के जो कारक होते हैं, जो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, उसके कारण जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में जो हवाओं का समुद्र से स्थल की तरफ या स्थल से समुद्र की तरफ जो मूवमेंट होता है, वैसी स्थितियाँ राजस्थान के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। इसलिए यहाँ के जो टेम्परेचर में दिन और रात
उसमें काफ़ी हमें अंतर देखने को मिलता है। समुद्र तल से ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो समुद्र तल से ऊंचाई की हम बात करें तो लगभग 370 जो मीटर है उसके आसपास है। लेकिन यहाँ जब हम हाड़ौती की पठार की बात करते हैं, यानी हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें, या जो मध्य के अंदर हमारे जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसकी बात करें, तो वहाँ उच्चावचीय जो विभिन्नताएं वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो किस तरह से किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है, तो हम जानते हैं कि जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं, जो तापमान जो होता है वो कम होता जाता है। उसका कम होने का कारण भी ये है क्योंकि जब हम जो पृथ्वी के नीचे जो वायुमंडल होता है उसका गर्म होने का जो कारण है, वो सीधी जो सूर्य की जो किरणें आती हैं उससे वो गर्म नहीं होता, बल्कि सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी के धरातल से गर्म होकर वहाँ के धरातल से जब रेडिएशंस निकलती हैं, जिनको हम पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल वेव्स कहते हैं, उससे गर्म होता है। तो यहाँ जब नीचे से हवाएं गर्म होकर वायुमंडल को गर्म करती हैं तो ये ज़्यादा गर्म होगा, तो यहाँ संपर्क में आने वाली हवाएं उसका टेम्परेचर अधिक होगा, फिर ऊपर के जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि जो वायुमंडल है वो जो गर्म होने का जो काम है वो पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें जो लघु वेव्स में आती है, जो शॉर्ट वेव्स में आती है, उससे गर्म ना होके पृथ्वी के धरातल से जो लॉन्ग वेव्स होती हैं, जिनको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, जिनको हम दीप्त तरंगे कहते हैं, उससे गर्म होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और ये जो कम होने की जो रेट है वो लगभग 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, या कहें कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम होता है। तो समुद्र तल से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर जब कम होता है, तो यानी यहाँ जो उच्चावचीय जो प्रभाव है वो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम बात करते हैं कि माउंट आबू की बात करते हैं तो कहते हैं राजस्थान का कश्मीर है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर जो है वो कम इसलिए नहीं है कि वो और कोई कारक है। उसके टेम्परेचर कम होने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है उसकी समुद्र तल से जो औसत जो ऊंचाई है, माउंट आबू की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, यानी 1500 मीटर है। अब 1500 मीटर को जब हम कहें कि समुद्र तल से जब हम कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो लगभग 9 से ज़्यादा जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माउंट आबू का कम होता है। तो वो समुद्र तल से ऊंचाई जो वाला जो कारक है वो उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसका जो एक्सटेंशन है, उसकी जो दिशा है, वो भी राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मैंने कहा कि समुद्र से ऊंचाई वाला जो कारक है वो निर्धारित करता है, तो यहाँ इसकी हाइट जहाँ जहाँ ज़्यादा होगी तो ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम मिलेगा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान से जो गर्म हवाएँ आती हैं उनको ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है एक अवरोध के रूप में काम करती है, तो यह पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की जलवायु के ऊपर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो हवाएं, मानसूनी जो हवाएं जो समुद्र से आर्द्रता लेके आती हैं, तो ये उसके समानांतर होने के कारण हवाएं ऐसे आ रही हैं, और ये उसके बिल्कुल समानांतर होने के कारण उसको रोकने का काम नहीं कर पाता, तो वो यहाँ पे उसके कारण वर्षा नहीं हो पाती। तो वो भी यहाँ जो अरावली के जो विस्तार है वो यहाँ के जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम धरातल की बात करते हैं, वहाँ का जो रिलीफ है, वहाँ पे किस तरह की रॉक्स हैं, किस तरह की वहाँ पे सॉइल है, वो सब चीज़ें भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने में, जैसे हम जब रेत पश्चिमी राजस्थान के रेतीले उसकी हम बात करते हैं तो वहाँ की क्वालिटी ये होती है कि वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, वहाँ पे रेत है, तो वहाँ की जो दिन में अत्यधिक टेम्परेचर को शोषित कर लेती है, तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उतना ही वो रात को विकिरण कर देती है, तो रात का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो जो जबकि पूर्वी राजस्थान के अंदर वनस्पति का विस्तार भी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ जो तापमान है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम पश्चिमी राजस्थान की तुलना में हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो वनस्पति होती है
वो भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो वनस्पति होती है वो किसी भी क्षेत्र के तापमान को कंट्रोल करती है, साथ ही वहाँ जो वर्षा जो होती है उसकी मात्रा में वृद्धि करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। क्योंकि जो वनस्पति जहाँ होती है तो उनकी जो पत्तियों से जो वाष्पोषण होता है, तो अतिरिक्त जो नमी वातावरण में होती है, तो जहाँ वातावरण में नमी की उपस्थिति होती है, फिर मानसूनी हवाएं जब आती है तो वो अतिरिक्त जब नमी उसमें मिल जाती है तो उन क्षेत्रों के अंदर जो वर्षा जो होती है उसकी संभावना काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर वनस्पति का सामान्यतः अभाव देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसकी जो स्थितियाँ पूरे राजस्थान के कंपैरिजन में काफ़ी हमें अलग देखने को मिलती है। तो वनस्पति जो होती है वो भी राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम से आने वाली जो गर्म हवाएँ हैं उसके कारण जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो हवाओं का चलना, तो जो वायुदाब की जो स्थितियाँ बनती हैं वो ऊपरी वायुमंडल के अंदर जो चक्रवातीय स्थितियाँ हैं, जो हवाओं की जो दिशाएं हैं, उनका भी यहाँ महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये सारे जो कारक हैं वो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या है, ये जब हम बात करते हैं तो यहाँ जैसे हमने कहा कि राजस्थान के जो भौगोलिक जब डिविजन्स हमने किए तो यहाँ पर्वत, पठार, मैदान या दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार, इतना वेरिएशन है और उच्चावचों में भी अंतर देखने को मिल रहा है उन्हीं फिजिकल फीचर्स के कारण। तो यहाँ जो जलवायु के जो विशेषताएं हैं, पश्चिम में शुष्क जलवायु, मध्य पूर्व के अंदर अर्ध शुष्क जलवायु और पूर्व के अंदर जो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, या दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, झालावाड़ की बात करें या डूंगरपुर बाजू में वहाँ पे वेट या आर्द्र जलवायु, तो ये जो जलवायु के जो रीजन्स है वो वेरिएशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता दो ऐसे कारक हैं जो न केवल राजस्थान की, पूरे भारत की जलवायु जो कि मानसूनी जो जलवायु हमें यहाँ देखने को मिलती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे जो कारक हैं यहाँ मानसूनी जलवायु को, चाहे वो अल नीनो हो, ला नीनो हो, जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो बहुत सारे कारक यहाँ की जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ असमान वितरण भी देखने को मिलता है, साथ ही अनियमितता, कभी अच्छी वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा बिल्कुल नहीं होती, या पीरियडिक जो रेनफॉल है उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ये असमान वितरण हमें देखने को मिलता है। तापमान में जब भिन्नता की बात करते हैं तो जब हम राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है, तो जहाँ इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमें काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तो इस अक्षांशीय विस्तार के कारण यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ के जो तापमान है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ के वनस्पति का जो वितरण है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर वनस्पति का वितरण नहीं मिलता। उसका एक बहुत बड़ा कारण है रेत है, डेजर्टिक स्थितियाँ हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी जो कर्क रेखा के नज़दीक वाले जो क्षेत्र है वहाँ जो टेम्परेचर है उसके अंदर अलग स्थितियाँ बाड़मेर वगैरह की देखें, क्योंकि जब कर्क रेखा से हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम होता जाता है। तो पश्चिम का जो शुष्क होना, वनस्पति का अभाव होना, वर्षा का अभाव होना, ये वनस्पति का अभाव होना, ये सारे कारक वहाँ के जो तापमान है उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जहाँ तापमान है, वर्षा तापमान अधिक हो, वर्षा कम हो, तो वहाँ वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता है, जहाँ वनस्पति कम हो वहाँ आर्द्रता में भारी अंतर हमें देखने को मिलता है। और जहाँ आर्द्रता के अंतर में इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है तो वहाँ पर जो तापमान और वर्षा के जो वितरण है उसमें भी हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ों की बात हमने आज की वीडियो में की कि राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं और कौन सी क्या क्या हमारे जलवायु की जो विशेषताएं क्या है उनके ऊपर हमने आप यहाँ चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ जो मानसून जो आता है, जो अरब सागरीय जो मानसून आता है उसका क्या प्रभाव होता है, क्या राजस्थान के अंदर जो बंगाली खाड़ी का मानसून आता है उसका क्या प्रभाव होता है, या अरावली पर्वत श्रेणी किस तरह से राजस्थान के अंदर मानसूनी वर्षा के अंदर सहयोग नहीं करती, या पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका मानसून के आगमन के ऊपर क्या प्रभाव है, या यहाँ मानसून आने के बावजूद यहाँ वर्षा क्यों नहीं होती है, उन सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।